जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं मैथ के वीवीआई प्रश्न, जो कि बार बार एग्जाम में आप लोग को इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए कि मैथ में का जो प्रश्न आता है आप लोग का एग्जाम में, वो आप लोग का पैटर्न बिल्कुल हमेशा बार बार आप लोग का बिल्कुल सेम ही रहेगा। आप लोग का इसी तरह का प्रश्न दिखेगा, बस आप लोग को वहाँ पे संख्या या आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका सेम चेंज रहेगा। बाकी आपका जो पैटर्न आप लोग को बताएंगे बिल्कुल आपका हूबहू रहेगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग को जितना भी प्रश्न कराएंगे काफी ही वीवीआई प्रश्न है जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी छात्र छात्राएं 2024 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो सभी लोग इस मैथ का वीडियो को देख कर जाएंगे। आप लोग को इसी तरह का प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न में। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग बस सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जितने भी छात्र छात्र हैं सभी के पास आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैथ का देखिए पहला प्रश्न आप लोग से पूछा गया है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग को नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर को उठा के। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या है, पहला नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी परकीर्त संख्या। ठीक है, सबसे छोटी परकीर्त संख्या कौन सी है, तो छोटी परकीर्त संख्या क्या होती है, परकीर्त संख्या क्या होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। परकीर्त संख्या क्या होती है कि जो जीरो को छोड़कर एक से जितने भी संख्या होती है, ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर आप लोग जितने भी संख्या होते हैं वो क्या होती है, परकीर्त संख्या होते हैं बाबू। ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और परकीर्त संख्या में क्या होता है, हम लोग ऋणात्मक संख्या को जोड़ा नहीं जाता, यानी कि जीरो और जो माइनस में होता है उस संख्या को नहीं लिया जाता है, यानी एक से जो संख्या स्टार्ट होती है उस संख्या को हम लोग परकीर्त संख्या बोलते हैं। तो आप लोग से क्या पूछा गया कि आप लोग से छोटी परकीर्त संख्या पूछा गया, क्या पूछा गया, वो छोटी परकीर्त संख्या पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे जीरो तो होगा नहीं क्योंकि परकीर्त संख्या में जीरो नहीं होता है। दूसरी बात कि माइनस में भी नहीं होता है, और यहाँ से एक है परकीर्त संख्या, दो भी है परकीर्त संख्या। लेकिन आपसे क्या पूछा, छोटी परकीर्त संख्या कौन है, तो छोटी क्या हो जाएगी, तो 2 से छोटा 1 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग टिक आउट कर लेंगे। चलिए आप लोग को समझ में आओगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, बताइए ऑप्शन में दिया गया, इसमें से पूछा गया कि कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या यानी जो रूट से बाहर आप लोग को आ जाए, यानी p/q के रूप में आ जाए, उस संख्या को परिमेय संख्या को बोलेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो रूट 25 आप लोग बताइए रूट 25 क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए तो रूट 25 को आप लोग वर्गमूल कितना होता है, तो 5 का वर्गमूल तो होता है। रूट 25 के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट 25 को 5 गुना 5 अंडर रूट में तो कितना, 1 5 निकल जाएगा, 2 5 में तो 5 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 5 वर्गमूल निकल गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक करेंगे कि क्या ये भी परिमेय संख्या है। तो रूट 5 का किसी का वर्गमूल होता है, तो रूट 5 का बताइए, रूट 5 के किसी का वर्गमूल नहीं होता क्योंकि जो रूट से बाहर आप लोग जो वर्गमूल से बाहर वो संख्या नहीं निकले उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसलिए इसका ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1/√2, ये भी देखिए इसका √2 बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 प्लस √3 देखिए दो को अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो फिर भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √25। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न क्या है। थर्ड नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी इससे पहले वाला प्रश्न बताया परिमेय संख्या है, तो आप बताइए आप लोग कि इसमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, ऑप्शन में दिएगा पहला 1.3 के बाहर है, √16 है, 9 √9/27 है, √5 प्लस √5 है। बताइए इसमें से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या। देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन में काफी ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आप लोग को सुधार करने की जरूरत है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, 9/49 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 9/49 कर लेंगे डी। ठीक है, 9/49 कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग 9/49 इसको कर लेंगे। देखिए 1/3 1.3 है तो इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 10, 13/10 ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, p/q के रूप में भी परिमेय संख्या होता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखें क्या हो जाएगा, √16 का देखिए वर्गमूल होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। √16 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 गुना 4 और 2 को 4 हो गया तो 1 बाहर निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो 4 हो जाएगा वर्गमूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन आप लोग से अपरिमेय संख्या पूछा गया। देखिए √9/49 हम कर दिए तो √9 कितना का वर्गमूल होता है बाबू, तो 3 का होता है, और 49 कितना होता है, 7 का होता है, तो 3/7 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आप लोग जब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी ये 49 कर लेंगे डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो √5 का वर्गमूल नहीं होता है, प्लस √5 का वर्गमूल नहीं, यानी कि दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में अगर सुधार नहीं करते तो आप लोग का दोनों ऑप्शन सही होता है, जो कि ऑप्शन आप लोग को बोथ दिया गया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाना है, ये 49 होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि 4 नंबर प्रश्न बोला गया है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो मासा क्या हो जाएगा। p और q क्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मासा पूछा है, तो पहले याद रखना है
कि पी और क्यू अभाज्य संख्या कहते किसको है, जो खुद और एक या अपने अलावा किसी संख्या से भाज्य ना हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं बाबू। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पी संख्या है। ठीक है, पी संख्या यानी अभाज्य संख्या, तो पी को एक अभाज्य संख्या है, तो मान लेते हैं पी को अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 को एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 2 इसका हम लोग कर दिए। ठीक है, इसका मासा निकाल दिया। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग क्यू को मान लें। ठीक है, क्यू को अभाज्य संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं 3। ठीक है, तो 1 गुना 3। अब बताइए इसका जो हम लोग जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ इसका कितना निकल जाएगा बाबू, तो एचसीएफ देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ 1 आ जाएगा। अगर हम लोग कोई भी याद रखना कि यहाँ पी और क्यू नहीं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी अगर दो कोई अभाज्य संख्या का हम लोग मासा निकालेंगे, यहाँ पी और क्यू दिया गया, आप लोग ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई भी अगर दो अभाज्य संख्या को हम लोग मासा निकालेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमेशा वो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, वो हमेशा 1 ही आएगा। वहाँ पे आप लोग 39 और यहाँ पे 41 क्यों ना हो जाए। ठीक है, इसका भी हमेशा क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोला गया, 5 नंबर प्रश्न बोला गया बाबू कि 0.13। ठीक है, 0.13 का ऊपर बार दिया गया है, तो इसका आप लोग से पूछा है कि इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, तो आप लोग याद रखना 0.13। तो पहले तो 2 डिजिट रहेगा, तो आप लोग तो पहले नीचे 100 लगा लेना है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेगा तो 100 आप लोग को लगाना, तो ऊपर जिसको पॉइंट हटाएंगे तो ऐसे भी आप लोग को नीचे 13/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 13/100 आपका आंसर नहीं मार करना है। 13/100 देखिए ऑप्शन मिलेगा, तो इसको नहीं मानना, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना, 13/100 यहाँ पे रेकरिंग दिया गया है, तो आप लोग को ये संख्या याद रखना कि अगर दो संख्या पे रेकरिंग, अगर यानी पूरा संख्या पे रेकरिंग मिले तो आप लोग 1 माइनस कर देना नीचे वाला में। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे रहता 0.13 और सिर्फ 3 पे रेकरिंग रहता तो यहाँ पे 10 माइनस कर देता बाबू। ठीक है, यानी यहाँ पे इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता ना कि 0.13 और 3 पे सिर्फ रेकरिंग, तो इसका आंसर आप लोग को होता 13/90। ठीक है, 13/90 ये, लेकिन आप लोग से पूछा है कितना कि 0.13 का रेकरिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/99। ठीक है, 13/99 समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर का सही आंसर क्या होगा, 13/99, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि 18 तथा 72 का मासा क्या हो जाएगा। 18 और 72 का मासा पूछा है, काफी शानदार और इजी भी प्रश्न है ये। तो बताइए 18 तथा 72 का मासा क्या हो जाएगा। 18 और 72 का मासा क्या हो जाएगा बाबू, देखिए आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 18 को, तो 18 को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 1 गुना 18 ही लिख दें, डायरेक्टली तोड़ देते हैं। ठीक है, 72 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 4 गुना 18। ठीक है, 18 चौका 72। तो भी इसका बताइए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 18। एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्तक, तो इसका महत्तम समवर्तक 18 हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 6 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न √12 का परमेय करणीय गुणांक निकालना है। ठीक है, ये सभी जितना भी प्रश्न हम आप लोग को आज करवा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आप लोग देखिएगा तो हमेशा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना, ये सभी प्रश्न आपका हूबहू इसी प्रकार का आपका एग्जाम में रहेगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि √12 का परमेय करणीय गुणांक कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लोग परमेय करणीय गुणांक को भी गलत कर देते हैं। तो √12 को परमेय करणीय गुणांक हम लोग देखिए √12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √2 दूनी 4 3 12, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 2 तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। तो इसको 2√3 ऑप्शन में है, तो इसको नहीं मार देना 2√3 इसका परमेय गुणांक, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बोला कि परमेय करणीय गुणांक, यानी कि ये तो अपरमेय संख्या है। 2√3 क्या है, एक अपरमेय संख्या, क्योंकि √3 जब वर्गमूल से वो संख्या बाहर नहीं आएगी तो अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग से परमेय करणीय गुणांक पूछा है, तो परमेय करण बनाने के लिए क्या करेंगे, 2√3 तो पहले से इसमें हम बताइए √3 से हम लोग जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से जब गुना कर देंगे यहाँ पे दे बाबू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमेय करणीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं, x था कितना, √12 को हम लोग x बोल दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √12। ठीक है, x इक्वल टू √12 हो जाएगा, x इक्वल टू √12, तो x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2√3। ठीक है, 2√3। अब x में हम लोग देखिए x में जब √3 से हम लोग जब गुना कर देंगे तो इधर 2√3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग √3 से √3 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू 2, यानी ये परमेय संख्या बन जाएगा। तो यानी कितना से हम लोग गुणांक, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे कि संख्या परमेय संख्या बन जाएगा, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 देखिए यहाँ पे हम लोग जब गुना करते हैं तो वो परमेय संख्या बन जाता है, इसलिए परमेय करणीय गुणांक क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न बोला गया है कि यदि P
यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, बताइए धनात्मक सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। p एक धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए p पहला क्या है 2p, 2p क्या है, एक जीरो से बड़ा है, तो पहले तो ये धनात्मक है, पहले सभी को चेक करेंगे धनात्मक है या नहीं, तो 2p जीरो से बड़ा है तो धनात्मक संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है p+1, ठीक है, p+1 क्या है, देखिए p+1 क्या है, ये भी देखिए जीरो से बड़ा है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है p, तो p क्या है, p भी देखिए जीरो से बड़ा है यानी ये भी धनात्मक हो जाएगा। 2+1 क्या है, ये भी देखिए जीरो से बड़ा है तो ये भी धनात्मक हो, यानी कि चारों संख्या तो धनात्मक है, लेकिन अब ये चेक करना कि सम कौन है इसमें से, ठीक है, सम संख्या कौन है, तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, उस संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो सम संख्या इसमें क्या कौन सा हो जाएगा बताइए, सम संख्या क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2p, ठीक है, यहाँ पे 2p क्या है, देखिए 2p क्या है, एक सम संख्या ही हो जाएगा वो, क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2p क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2p तो सम संख्या है, लेकिन p+1 को चेक करिए तो p तो हमको मालूम नहीं कि p यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है, विषम संख्या। नेक्स्ट क्या है p हमको मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन सी संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 2p+1, 2p तो पता है कि सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या, जब सम संख्या में जब एक ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विषम संख्या बन जाएगा, सभी को मालूम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2p सही आंसर हो जाएगा। 2p क्या है, एक सम धनात्मक सम पूर्णांक रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, ऑप्शन में देखिए, इसमें से आप लोगों से पूछा गया दशमलव प्रसार शांत इसमें से किसका हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत के लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को ट्रिक बताए थे कि अगर ये देखिए ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है, हर बोलते हैं, तो हर में क्या होना चाहिए बाबू, हर में जो होना चाहिए अंश को आप लोग ऐसा ही रहने देंगे, और हर में आप लोग क्या करेंगे 3 और 5 के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, 3 और 5 के टर्म में अगर आप लोग का नीचे आ जाता है तो वह संख्या आप लोग का शांत काल आ जाएगी, नहीं तो वह संख्या अशांत काल आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 17/81, पहला ऑप्शन में आप लोग 17/81, तो हम लोग कहते हैं 17 को सही रहने देंगे। 81 को आप लोग देखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर हम लोग लिख सकते हैं बाबू 6, सॉरी आप लिख सकते हैं, हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको, देखिए 3 के पावर 3, 3 3 9 इंटू 3 के पावर 3, 3 3 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/3 के पावर 6, यानी खाली 3 के फॉर्म में आया, 5 नहीं आया, तो ये संख्या अशांत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 16/41, तो 41 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है किसी का, तो ये भी क्या 41 आ गया हर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक अशांत संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 45, तो 45 का वर्गमूल निकालेंगे आप लोग, देखिए 45 का जब आप लोग इसको फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, देखिए कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 9×5 = 45, तो 3 के पावर ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, 13 और नीचे क्या हो जाएगा इसका 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो हम क्या बताए थे कि अभी आपको जिसको भी आपको हर में 3 और 5 के रूप में मिले वह संख्या शांत करा देते, 3 और 5 के रूप में मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका शांत करा जाएगा। देखिए 80 को भी नहीं होगा, 80 भी आप लोग कीजिएगा तो आप लोग 80 भी आ जाएगा, है अशांत संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ये प्रश्न शांत से पूछा था, ये आसान से पूछा था, और आप लोगों को एग्जाम में इसी तरह से आप लोगों को शांत अशांत प्रकीर्त संख्या प्रमेय संख्या बिल्कुल हम यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बाबू 2024 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ये काफी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न, तो आप लोग सभी लोग इस तरह का प्रश्न को जरूर सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो देखिए 15/400 का आप लोग जब फ्रैक्शन कीजिएगा इसको तो आप लोग यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 से करेंगे तो 4 हो जाएगा बाबू, ठीक है। यानी ये देखिएगा तो आप लोग यहाँ पे इसको आप लोग फ्रैक्शन कीजिएगा तो 100 को भी आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे चलिए 100 को भी आप लोग कीजिएगा तो 25 चौका 100, यहाँ पे देखिए 25 चौका 100 चौका 400, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 2 या 5 के पावर 2 इंटू कितना लिख सकते हैं बाबू 2 के पावर 4, इतना लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट संख्या को देखेंगे तो 17/80, ठीक है। 17/80 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो 80 को भी आप लोग का फ्रैक्शन तोड़ना है, ठीक है। 80 को आप लोग जब फ्रैक्शन तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 चौका 20 चौका 80, यानी कि ये भी हो जाएगा 5 गुना 2 के पावर 4, ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 121 को आप लोग कितना तोड़ेंगे, 11 गुना 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है, 11 गुना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 400, ठीक है,
400 को जब हम लोग नीचे करेंगे तो 400 देखिएगा, तो 400 ऑप्शन में क्या हो जाएगा वो 400 को भी देखिए आप लोग करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 5 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 4 2 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे आशांत होने के लिए क्या था कि 3 और 5 के जो रूप में नहीं आएगा वह संख्या आशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 के फॉर्म में कौन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 10 का क्या हो जाएगा वो 10 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि 11 गुना 11 नीचे आ जा रहा है। ठीक है, जो कि हर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या आशांत कहला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कितना है, 64 नंबर प्रश्न बोला है, 11 नंबर प्रश्न बोला है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड यानी 64 को आप लोग बस आप लोग का फ्रैक्शन तोड़ देना है, यानी गुणनखंड तोड़ना है। कितना देखिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर आप लोग को 2 से इसे प्रकार करना तो 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 4, फिर से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घात कितना हो जाएगा, 2 के घात 6 हो जाएगा, 2 के घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, घात आप लोग से पूछा तो घात कितना हो जाएगा 6 घात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 11 का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि महत्तम समवर्तक, ठीक है क्या है, महत्तम समवर्तक पी क्यू का इंटू लघुत्तम समवर्तक पी क्यू बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा वो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए महत्तम और समवर्तक। ठीक है, यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, तो पहला आप लोग याद रखना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, P इंटू क्यू दोनों का गुणनफल हो जाएगा, P इंटू क्यू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होता है बाबू बताइए, जो बहुपद होता है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जो बहुपद का जो घात होता है ये घात कैसा होना चाहिए, भिन्न संख्या होना चाहिए, ऋण संख्या होना चाहिए या पूर्ण संख्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए किसी बहुपद की घात। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका आलेख क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखना जो इसका आलेख हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा वो, तो वो हमेशा पैराबोलिक होगा। क्या हो जाएगा, पैराबोलिक यानी कि परवलय हो जाएगा। ठीक है, पैराबोलिक हो जाएगा, वहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि पैराबोलिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परवलय हो जाएगा इसका आलेख, इसका यानी इसका ग्राफ। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि शून्यक 2,8 वाले बहुपद की संख्या क्या हो जाएगी। 2,8 आप लोग सीधा याद रख सकते हैं, 15 का काफी इजी प्रश्न है। ठीक है, 2,8 वाले बहुपद की संख्या 2,8 शून्यक दिया गया है। ठीक है, यानी 2 शून्यक दिया गया है, 1 शून्यक ये है, 1 शून्यक ये है, तो इसका बहुपद कितना कौन सा बहुपद हो जाएगा, 1 घातीय, 2 घातीय, 4 घातीय या अनगिनत वाला बताइए। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जब 2 शून्यक दिया रहेगा तो 2 घातीय बहुपद होगा, साफ सीधा बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक दिया गया यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया, कितना अल्फा प्लस बीटा दिया गया यानी 2 दिया गया, और अल्फा इंटू बीटा आप लोग को दिया गया 6 दिया गया। तो आप लोग एक इक्वेशन जानते होंगे क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 6 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हो बाबू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया नहीं गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 16 में दिया नहीं गया, तो इसलिए इसका सही आंसर आप लोगों को बता दिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जहाँ रहेगा वही बिल्कुल होगा, तो इसमें ऑप्शन में आप लोग को दिया नहीं गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद बाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका शून्य निकालें यानी इसका गुणनखंड आप लोग को निकाल देना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस बाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 55, यानी कि गुणा करने पे 55 और जोड़ने पे हम लोग को 16 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर देंगे बाबू, तो 11 5 55, तो 11 प्लस 5 कर देंगे और प्लस 55। आप लोग यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 11 बाई प्लस 5 बाई प्लस 55 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें आप लोग बाई कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा बाबू बाई प्लस 11
और नेक्स्ट क्या हो जाएगा +5, यहाँ से 22 + 11 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें 2 शून्य का आ गया, 22 + 11 आ जाएगा और एक 22 + 5 आ जाएगा। ठीक है, 22 + 5 आ जाएगा, 22 + 11 हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना जाएगा 22 + 11 = 0। तो यहाँ से 22 = कितना जाएगा बाबू -11 और एक आया था 22 + 5 = 0। तो यहाँ से 22 = क्या जाएगा -5। तो देखिए दोनों संख्या क्या आ गई, ऋणात्मक क्या आ गई, तो इसका शून्यक दोनों क्या हो जाएगा, इसका दोनों शून्यक क्या हो जाएगा बाबू, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों शून्यक ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान आप लोग से पूछा गया। काफी शानदार प्रश्न है ये भी। तो देखिए पहले तो दोनों के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आप लोग जानते हैं कि अल्फा × बीटा = क्या होता है बाबू, c/a होता है। और बोला कि एक जो शून्यक है एक दूसरा का व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा है तो बीटा जो है इसका एक व्युत्क्रम है, यानी 1/α है। ठीक है, और c/a है। तो देखिए c की जगह हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो c कितना है यहाँ पे, तो c कितना होगा, देखिए c की जगह कितना है -k है, तो -k हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ से 2 है। तो देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, कितना बचा 1/-k/2। अब देखिए 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, इधर हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, इधर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखिए लिख देते हैं k = क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, k = -2 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका शून्यक हो जाएगा k का -2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न बोला गया है कि यदि px जो है x² + 5x - 12 तो p1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये आप लोग का। p1 यानी कि px का वैल्यू दिया गया तो p1 निकालना, यानी जहां जहां x है वहां इस वैल्यू को पुट कर देना, यानी p1 का आप लोग से पूछा गया। तो यानी 1 का स्क्वायर + 5 × 1 -12। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 × 1 यानी 5 और -12 कितना हो जाएगा वो 6 -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। यानी p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा -6। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में आप लोग को इतना जो 19 प्रश्न था, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए करवाया गया था, जो कि आप लोग हमेशा बार एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है बाबू। ठीक है, तो जो भी 2024 बोर्ड में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राएं हैं सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख पाएं। ठीक है, और आप लोग को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे बाबू। ठीक है, तो चलिए हम इसी प्रकार मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।